आप सभी को नमस्कार। रात्रि के 8:12 हो गए हैं और आज के जो हमारे वक्ता हैं, उदेश गुर्जर, चंचल कुमारी, सौरभ कुमार, यशी धारीवाल, ये सभी विद्यार्थी जेएनयू भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, यानी कि प्रथम वर्ष के छात्र हैं। पिछले विगत वर्ष ये भी इसी तरह से इन मीटिंग्स में जुड़ते थे और अपनी तैयारी करते थे और इस साल ये जेएनयू में पढ़ रहे हैं। कुछ पंक्तियों के साथ मैं आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहूंगा। मेहनत की तलवार उठाओ, मेहनत की तलवार उठाओ, जेएनयू का किला जीतो, जेएनयू का किला जीतो, जेएनयू का पहला सूरज, जेएनयू का पहला सूरज है इंतजार में आपकी। अर्थात आपको अपनी मेहनत रूपी तलवार उठाने का समय आ चुका है और पूरी तरह से आप मेहनत शुरू कर दीजिए। और वो दिन बहुत दूर नहीं है जिस दिन आप जेएनयू का पहला सूरज देख रहे होंगे, जेएनयू के कैंपस में होंगे, हरा भरा वातावरण होगा, वहाँ के पशु पक्षियों की आवाज आप सुन रहे होंगे और एक अलग माहौल वहाँ का होगा। वो बहुत देरी नहीं है उसमें। बस आपको करना क्या है कि अपनी मेहनत रूपी तलवार को उठाकर और किला को फतह करने की तैयारी कर लेना है। और जब तक तलवार को उठा के रखना है, जब तक आप पहुंच ना जाएं या किला फतह ना कर लें। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उसके पहले हमें अपने इष्ट या विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को स्मरण करते हैं। आइए हम सब मिलकर वर्चुअल रूप से उनकी वंदना करते हैं। तो आप सब लोग रिएक्शंस के माध्यम से अपने वंदना रिएक्शंस दे सकते हैं और वर्चुअल व्यवस्था है हमारे पास, तो वर्चुअल रूप से हम लोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सबने माँ सरस्वती जी की वंदना किया, दीप प्रज्वलन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं वक्ताओं से कर रहा हूँ, उनका स्वागत करूं उससे पहले कुछ बातें आपको जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो कहें उद्देश्य भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मैं उनको भी परमिशन दे देता हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा था कि ये जो आपको तैयारी कराई जा रही है, ये प्लेटफॉर्म कैसे बना, इसका पीछे का राज क्या है, आपको जानना बहुत आवश्यक है। साल 2021 था जब जेएनयू अपना खुद का एग्जाम कराता था, यानी खुद पेपर बनाता था, खुद एग्जाम कराता था, उसके बाद एडमिशन लेता था। उसके बाद कुछ सालों बाद सीयूटी आया और आज आप लोग सीयूटी के माध्यम से जेएनयू में प्रवेश ले पाते हैं। तो इन विगत 4 वर्षों में या कहें 2021 में हेमंत भैया को आप सब जानते होंगे, उन्होंने एक विजन शुरू किया कि ठीक है, जो दिल्ली में विद्यार्थी हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, उनके पास
सभी सुख सुविधाएं हैं, मार्गदर्शन है, किताबें हैं। लेकिन जो किसी सुदूर, दिल्ली से बहुत दूर गांव में है, यहाँ पे सही से नेट भी नहीं है, या कहीं ना कोई मार्गदर्शन करने वाला है कि जेएनयू जैसा, कोई ये भी नहीं पता कि जेएनयू है भी, तो ऐसे विद्यार्थियों तक ये चीजें कैसे पहुंचे, उनका मार्गदर्शन कैसे हो, और उन तक सारे संसाधनों का अभाव न हो, वो विद्यार्थी तैयारी कर पाए, उस दृष्टि से हमने ये जो व्यवस्था है शुरू किया था। और उसके साथ साथ हमारे जिनके पास, या कहें दिल्ली में मार्गदर्शन है, हमारा भी मार्गदर्शन मिल जाएगा तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सब तक जो है संसाधनों का अभाव ना हो, सब तक पहुंचे। और हमने शुरू किया 2021 में, उसके बाद पहला साल किया और पहले साल में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और मैं बता दूं, पिछली लगभग ये 5 साल की यात्रा लगभग हो चुकी है, 5 सालों में 100 से अधिक विद्यार्थी जेएनयू में चयनित हो चुके हैं। और अन्य संस्थानों की बात करें तो उसका हम रिकॉर्ड रखते नहीं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, हैदराबाद विश्वविद्यालय हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, ऐसे विद्यालयों में तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे चयनित हो चुके हैं, एमए कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे पीएचडी कर रहे हैं। तो ये सारी यात्रा रही। और आज जैसा कि आप पता है कि लगभग मार्च में आप सभी का एग्जाम होगा, यानी कि अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 6 महीने हैं आपके पास। और लगभग आप 15 जुलाई से अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें अभी तक जो मुझे जानकारी है, आप लोग हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, दंगल झालटे आदि की पुस्तकें पढ़ चुके हैं और उनके टेस्ट भी दे चुके हैं। यानी कि आपको ऐसे कराया गया कि हर चैप्टर वाइज पहले आपको दिया गया, उनके टेस्ट दिए गए, फिर 2-3 चैप्टर को मिला के, फिर पूरी किताब को मिला के विधिवत तैयारी आपकी कराई गई है। और अक्टूबर से आने वाले समय होगा, मैं बता दूं, उसमें आपको जो गाइड बुक है, यानी कि दृष्टि हो गई, गोविंद पांडे हो गई, या अन्य बहुत सारी रामस्वरूप चतुर्वेदी या टेक्स्ट बुकें हो गई, ये एडवांस लेवल की तैयारी आपको कराई जाएगी। यानी कि इन 2 महीनों में लगभग सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपके टेस्ट टेस्ट करा दिए जाएंगे। और जनवरी और फरवरी आपका रिवीजन चलेगा, यानी कि आप बार बार रिवीजन कर रहे होंगे, टेस्ट वैसे रिवीजन वाले आपको मिलेंगे। और यानी कि 3 महीने आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन किसी परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा आयाम या अंग होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जेएनयू में मात्र 39 सीटें हैं और ऑल इंडिया परीक्षा है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मैं कह रहा था, मेहनत रूपी तलवार, वो यही मेहनत रूपी तलवार है, क्योंकि हम इतना मेहनत आपसे करा देते हैं, या इतना आपको वो करा देते हैं, जिससे आप असफलता से बहुत दूर चले जाते हैं और सफलता के बहुत नजदीक आ जाते हैं। यानी कि आप, यानी कि और फरवरी में तो हेमंत भैया बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, आपको एक एक घंटे का टारगेट देते हैं, एक ये इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसको छोड़ना है, ये पढ़ना है, वो सारा फरवरी में पूरा कराया जाता है। तो ये मोटी मोटी क्या रूपरेखा रहेगी आगे की, और क्या हो गया है, मैंने इसकी चर्चा किया। अब मैं एक बार आप सभी से चाहूंगा कि वर्चुअल रूप से आप अपने सभी वक्ताओं का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें, जिसमें चंचल हैं, और चंचल कुमारी, सौरभ कुमार, उदेश गुर्जर, यशी धारीवाल, 4 वक्ता हैं आपके साथ। और चाहूंगा कि सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुस्कान जैसे कि तालियां बजा रही हैं, और मतलब सबका रिएक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग स्वागत करें। महिमा हैं, अभिषेक हैं, कृति हैं, कृति तिवारी, पीयूष सिंह, तो मुझे स्क्रीन में देख, मानसी सिंह हो गई, सूर्यपाल सिंह, शिवम, अल्पना सिंह, अभिषेक, ऐसे तमाम बहुत सारे, स्नेहा गुप्ता, बहुत सारे नाम हैं, अभिषेक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शिवम, अभिषेक, अल्पना। और अब
बारी है कि आप हो सकता है मुझसे भी पहली बार जुड़ रहे होंगे। मैं सबसे पहले अपने आपको आपसे परिचय करा देता हूँ। मैं शुभम सिंह, शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय, और वर्तमान में राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करता हूँ, यानी कि वहाँ पढ़ाता हूँ। और 2021 से जो प्रेस परीक्षा परिचर्चा है, शुरुआत से ही इस कार्यक्रम का संचालन मैं करता रहा हूँ। और आपका मार्गदर्शन, आपके और वक्ताओं के बीच की एक कड़ी कहिए मुझे, आपको टच कराता हूँ, एक दूसरे से संवाद स्थापित कराने में मदद करता हूँ। और पिछले 4-5 वर्षों का अनुभव इसके साथ हो गया है। आप लोगों के माध्यम से सीखा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं सबसे पहले उदेश गुर्जर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि उदेश, आप अपना परिचय दें। आप कहाँ से हैं? आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? और आपकी जो जेएनयू तक पहुँचने की यात्रा रही, वो कैसे रही? थोड़ा-सा इस पे चर्चा करें आप। उदेश, आप आमंत्रित हैं, वीडियो ऑडियो ऑन कर सकती हैं। और हमारे सभी वक्ता, मैं चाहूँगा एक बार आप सभी वीडियो ऑन कर लें ताकि सभी विद्यार्थी आपसे सीधे जुड़ जाएँ, इंटरेक्शन ठीक हो। जी, उदेश, आवाज़ आ रही है? शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब तक उदेश की टेक्निकल समस्या सॉल्व हो, मैं चंचल कुमारी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। चंचल, आप आमंत्रित हैं। आप ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपका अपना परिचय दें, और वहां से यहाँ तक की जो यात्रा रही वो कैसे रही, उसमें कौन कौन से पड़ाव रहे, कौन सी स्थिति में ऐसा तो नहीं लगा कि आप हार मानी हुई हो, फिर से खड़ी हुई हो, यानी कि आपके जो मनोभाव थे तैयारी के दौरान की, वो आप चाहूंगा कि आज के जो प्रतिभागी हैं इनसे साझा करें। और अपना परिचय तो साथ में देना ही है। चंचल, आमंत्रित हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे जी, धन्यवाद। मेरा नाम तो सब परिचित हो ही गए होंगे, मेरा नाम चंचल है। और मैं रहने वाली बनारस के बगल चंदौली जिले से हूँ, मुगलसराय से। हम्म। और मेरा स्नातक हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, जो कि मेरे घर से हम्म। बहुत पास में है। और जेएनयू तक की यात्रा मेरी अच्छी रही, क्योंकि मैं एक अच्छे विश्वविद्यालय से आती थी, तो मुझे उतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी एक क्षेत्रीय जो लोकल कॉलेजेस से बच्चे आते हैं उनको उठानी पड़ती है, क्योंकि हमारी एक एक समझ और एक बेस बन जाता है किसी भी अपने विषय को लेकर। तो मुझे उतनी कठिनाई तो हुई नहीं, लेकिन तैयारी के लिए एक अच्छे मार्गदर्शन की जो जरूरत थी, वो पहले तो हमारे शिक्षक लोगों ने दी, हमारे प्रोफेसर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि हाँ हाँ ये, लेकिन एक होता है कि वो हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक जमीनी तौर पे जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो निरंतरता बनाने की जरूरत होती है, वो आप किसी न किसी माध्यम से जुड़ के ही कर सकते हैं। जैसे हम जब हेमंत भैया के ग्रुप से जुड़े, तो वो निरंतरता बरकरार रही है हमारी। वो धीरे धीरे दिन में, अगर एग्जाम अभी अभी के समय की बात होती थी तो हमारे क्लासेस होती थी, और उसके बीच बीच में वाइवा सेमिनार, और सेमिनार यहाँ का है, वहाँ पे वाइवा और एग्जाम्स वगैरह, सेमेस्टर एग्जाम, ये सब चलते रहते थे। लेकिन उसमें से भी हम समय निकाल लेते थे अपनी तैयारी के लिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण था इस ग्रुप से जुड़ना, या फिर किसी भी माध्यम से आप जुड़ते हो जहाँ आपको नहीं, आपको मोटिवेट किया जाता है कि नहीं, आपको यहाँ समय देना ही देना है, या फिर एक निश्चित तैयार किया जाता है आपको कि हाँ आप यहाँ इतना पढ़ सकते हो, मतलब आपको 1 घंटा निकालना ही है। जैसे टेस्ट देना है, या फिर भैया ने जो सजेस्ट किया है कि आज आपको पढ़ना है इन इन टॉपिक को, तो आप उसको उलटते पलटते हो, तो आप डेली एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहते हो। तो फिर शुरू से हम ऐसे तैयारी की। फिर अंत में, आखिर में जब महीने एग्जाम के 1-2 महीने पहले फिर हमारी तैयारी को बहुत तेज गति मिलती है। भैया भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं, फिर हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और फिर मैं
कंटेंट और उसकी बात करूँ कि मैंने किन किन चीज़ों से अध्ययन किया या फिर क्या 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 माध्यम रहा मेरी तैयारी का, तो सबसे पहले तो जो मेरी हमारा सिलेबस है मेरे सामने, मैं बताती हूँ। 7 टॉपिक में डिवाइड है हमारा सिलेबस। पहला तो छोटा है, ठीक है, वो हो जाए। सबसे ब्रॉड जो सिलेबस है वो दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये। और तीसरा इसकी अन्य गद्य विधाएं, जितनी भी विधाएं हैं उनको। ये दोनों टॉपिक सबसे ज्यादा अ, बड़ा भी है और इनको कवर करने में बहुत समय भी लगता है। तो इसे तैयार करने के लिए आधार बुक किताबें हैं जिसमें रामचंद्र शुक्ल की है, अगर आपकी एक अच्छी समझ है साहित्य के इतिहास से। नहीं तो उससे पहले आप विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब, अगर आप अच्छी समझ बना एक आधा बेस तैयार करना चाहते हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब सरल इतिहास पढ़ सकते हैं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा रामस्वरूप चतुर्वेदी, और दृष्टि, और बहुत सारे नोट्स हैं। और इस ग्रुप में भी बहुत चीजें सब भैया प्रोवाइड कराते हैं, वो सब पढ़ के इन इन विषयों, इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत आती थी आधुनिक काल पे। आधुनिक काल जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की पढ़ने पे उतनी अच्छे से हमारी समझ नहीं विकसित हो पाती है, तो उस समय तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि फिर नोट्स वगैरह से, दृष्टि वगैरह से ही मैंने कवर किया था। आधुनिक साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह की जो किताब है, अगर अभी हम शुरू करना चाहें तो, अगर जो बच्चे अभी तैयारी में हैं उसे अभी शुरू करते हैं तो आधुनिक साहित्य पे एक बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाती है, तो आप उसे पढ़ सकते हो। और बाकी जो है टॉपिक्स प्रयोजन मूलक, उसमें दंगल झालते, वो पढ़ सकते, बहुत अच्छी किताब है, उससे उससे हम पूरा वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। फिर जनसंचार माध्यमों में है तो उसमें बहुत सारे कुछ किताबें हैं, और ग्रुप में भी अवेलेबल भैया करा देते हैं पीडीएफ वगैरह, उनसे पढ़ के हम कर लेते हैं। और काव्य शास्त्र, दो और हिंदी व्याकरण, ये सब छोटे छोटे विषय हैं, इसको हम अंतिम के दिनों में देखें तो ज्यादा सही रहता है। तो इसी प्रकार छोटे छोटे डिवाइड में हम किए और धीरे धीरे अपनी तैयारी को शुरू किया, और अंतिम के दिनों में उसको समग्र रूप से कवर किया। और सबसे बड़ा एक था हमारा कि हम ग्रुप स्टडी पे ज्यादा फोकस किए अपने। हमारी क्लास से 4-5 लड़कियां थी जो हम मिल के पढ़ते थे, क्योंकि साहित्य में चीजें बहुत, रचनाएं वगैरह बहुत रटनी पड़ती हैं। तो रटने के लिए अकेले लगता है याद ही नहीं हुआ, हमें जैसे एक श्योरिटी नहीं मिलती थी कि याद हुआ नहीं हुआ। तो हम जब ग्रुप में पढ़ाई करते थे तो एक दूसरे से पूछते थे, ये बहुत ज्यादा सही था, हमें याद करने का, उसे याद करने में बहुत आसानी होती है। और फिर इसी तरीके से ज्यादा जब डीमोटिवेट होते थे तो फिर किसी से बात कर लेते थे, या फिर भैया आप लोग से गाइडेंस ले लेते थे सीनियर से कि हम हमारी तैयारी सही है कि नहीं। टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस देखते थे, टेस्ट देते थे तो लगता था नहीं भी ठीक है। तो ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, और हम अच्छे से उत्साह उमंग के साथ तैयारी अपने को जारी रखते हैं। तो ठीक है सभी के सिलेक्शन चंचल, अन्य लोगों का भी परिचय कर लेते हैं और उनको भी सम्मिलित कर लें पैनल में। फिर अभी विद्यार्थियों के प्रश्न होंगे, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आपको संक्षेप में थोड़ा सा अपनी यात्रा बतानी है, बहुत विस्तृत यात्रा नहीं बतानी है। हाँ, अब मैं आमंत्रित करता हूँ चंचल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जो यात्रा जेएनयू से बनारस से जेएनयू तक की रही, और चंदौली से है आपने ये बताया। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ यशी सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, आप आमंत्रित हैं। आप कहाँ से हैं, और आपके घर से जेएनयू तक का जो सफर रहा वो कैसे रहा, और आपने किस तरीके से तैयारी किया, और कुछ विशेष उस बीच बीच का अनुभव या भाव रहे हो तो वो भी आप साझा करें, और अपना परिचय तो देना ही। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ। हाँ, मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं झारखंड से हूँ। कि मेरी जी सौरभ, अगर दिक्कत मतलब ना हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई ना, मतलब मैं हाँ ठीक है। प्रयास करता हूँ। हाँ, हाँ हाँ।
मतलब मैं मेरी स्कूली शिक्षा झारखंड में हुई थी, और मतलब मेरा कॉलेज भी झारखंड से हुआ। हाँ, और मेरा बैकग्राउंड हिंदी से नहीं था, तो मुझे फर्स्ट टाइम कुछ दिक्कतें हुई थी साहित्य, जब साहित्य में आया उस टाइम कुछ दिक्कतें हुई थी। लेकिन हेमंत भैया से जब मेरा परिचय हुआ, उसकी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की, त्रिपाठी जी को मैंने पढ़ा। त्रिपाठी जी बेसिक नॉलेज के लिए, जो मतलब जैसे कि मेरा साहित्य से कोई नॉलेज ही नहीं था, परिचय ही नहीं था, उस समय हेमंत भैया से मैंने बात किया, भैया कैसे होगा, मैं तो हिंदी से है ही नहीं, हिंदी मैंने लास्ट 10th में ही मैंने पढ़ा है। तो हेमंत भैया बोले हो जाएगा, आप त्रिपाठी जी से शुरू कीजिए पढ़ने का। तो मैंने पहले त्रिपाठी जी को पढ़ा, एक बार पढ़ा समझ नहीं आया, फिर मैंने हेमंत भैया से बात की, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर हेमंत भैया बोले 2-4 बार और पढ़ो। मैंने हेमंत भैया के बोलने के बाद लगभग मैंने 5 बार पढ़ा होगा त्रिपाठी जी को। उसके बाद मुझे साहित्य की कुछ नॉलेज मुझे पता चला, यहाँ ऐसा है, आदिकाल में ये ऐसा था, आदिकाल में भक्ति काल में ऐसा था, रीति काल में कबीर, रीति काल में बिहारी वगैरह कुछ कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई। हाँ, उसके बाद मैंने शुक्ल जी को पढ़ा। रामचंद्र शुक्ल की एक बुक आते हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको वो काफी जटिल है। उसके बाद त्रिपाठी जी को पढ़ने के बाद मैंने जब शुक्ल जी को मैंने फर्स्ट टाइम उठाया पढ़ने के लिए, तो मेरी हालत फिर पहले जैसी ही हो गई। त्रिपाठी जी से पढ़ने से पहले इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, काफी जटिल भाषा का, क्लिष्ट भाषा का उपयोग किया गया था। तो यही फिर हेमंत भैया बोले, इसको आपका बैकग्राउंड हिंदी से नहीं है तो ज़्यादा ट्राई कीजिए, ज़्यादा कोशिश कीजिए, हो जाएगा। तो शुक्ल जी को कम से कम तो मैंने पढ़ा होगा 15 से 20 बार पढ़ा होगा शुक्ल जी। और शुक्ल जी को पढ़ने के बाद मुझे लगा नहीं, मेरी साहित्य की नॉलेज काफ़ी बढ़ गई। और उसके बाद फिर रोज भी टेस्ट भी भेजते रहते थे, तो इससे अपना मतलब पढ़ने के बाद टेस्ट भी देखा कि मैं मतलब किस लेवल पे हूँ। और मुझे ये हमेशा डर रहता था, मैं मतलब लोकल कॉलेज से ही, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बीएचयू वगैरह से मैं नहीं था, तो मुझे हमेशा ये डर सताता रहता था मैं बीएचयू वाले से कैसे कंपटीशन करूं। लेकिन हेमंत भैया से मेरी बात होती रहती थी, तो वो बोल देते हो जाएगा, तुम प्रयास करो, हो जाएगा। और फिर शुक्ल जी को मैंने पढ़ा। उसके बाद हेमंत भैया एक 100 का टेस्ट जो निकाल लेते, एक दिन में जो 100 क्वेश्चन दे रहे थे, वो दृष्टि से दे रहे थे। वो उस बार मैंने दृष्टि को पढ़ा, शुक्ल जी के बाद दृष्टि को पढ़ा। दृष्टि काफी मोटी बुक है, लेकिन दृष्टि से मेरी काफी मतलब वो जो तथ्यात्मक चीज मेरा मतलब दूर क्लियर हो गया उसके बारे में। तो दृष्टि को भी मैंने लगभग जितने शुक्ल जी को पढ़ा उतनी बार दृष्टि को ठीक पढ़ा। है, ठीक है सौरभ, अब बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं ना। हम्म। बाकी लोग भी पैनल में आ जाए। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ उदेश गुर्जर को। आप आमंत्रित हैं, आप अपना संक्षेप में परिचय दें, आपकी जो यात्रा रही वो आप साझा करें, या कोई विशेष बात हो वो आप कह सकते हैं। उदेश, आप सादर आमंत्रित। सबसे पहले मेरा नाम और सभी मेरे पार्ट और मेरे सुन के आने वाले, और माफी मांगती हूँ, मेरा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा लेट हो गया पहले मेरे ऊपर। अपना नाम बोला, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है थोड़ा। उदेश, ठीक नहीं आ रही? आ रही है लेकिन ब्रेक होके आ रही है ना। जी। मेरा नाम गुर्जर है, मैं राजस्थान के अलवर से हूँ, जी। और मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण स्कूल से की। उसके बाद मैंने अपनी गौरी देवी महाविद्यालय से, राजकीय महाविद्यालय से पूरी की। उसमें मेरा हिंदी था, और मैंने हिंदी हालांकि पढ़ा नहीं, बस पेपर दे देती थी, और ऐसे ही मेरी ग्रेजुएशन।
उसके बाद मैंने सोचा कि जेएनयू जानना चाहिए, हिंदी साहित्य को मैंने चुना। मैं किताबें नहीं पढ़ी, जैसे कि चंचल और सौरभ जी ने बताई, मैंने दृष्टि को नहीं पढ़ा, मैंने जी को एक दो बार पढ़ा और एक बार पढ़ा था सुमन जी को भी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब रट लिया था और वस्तुनिष्ठ इतिहास मैं इसमें अहम भूमिका दूंगी। और सबसे बड़ी भूमिका रही हेमंत भैया की सीरीज की सबसे बड़ी भूमिका रही। जो टेस्ट सीरीज है उसने बहुत ज्यादा साथ दिया, इमोशनली भी साथ दिया, मेंटली भी साथ दिया। परेशान नहीं होती थी कभी भी। भैया जिस प्रकार मोटिवेट करते थे, एक एक दिन टारगेट एक एक तरीके से देते थे, वो मेरी बड़ी चीज थी। और सोचना नहीं पड़ता था कि कल क्या टारगेट बनाना है, कैसे देना है। भैया सारा बना देते थे और मैं उसके अनुसार चलती। और ऐसे ब्रेक हुआ और मैं हिंदी वर्ष में हूँ। बस इतना ही मेरा। ठीक है उद्देश्य, आपका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मेरे पास आपका एक वीडियो है, मैं भी दिखाऊंगा। अभी जेएनयू में हमने एक मीटअप रखा था, जो पिछले वर्ष के विद्यार्थी चयनित हुए थे उन सबसे एक मुलाकात रखी थी। अभी आप लोगों से भी मैं एक वीडियो उद्देश्य का है, मैं साझा करूंगा। थोड़ा सा आप लोग तब तक मैं जैसी धारीवाल को आमंत्रित करता हूँ, आप भी अपना परिचय दें। और आपका हार्दिक स्वागत है। और आप लोग तालियां बजाते रहिए, रिएक्शंस के माध्यम से अपने वक्ताओं का जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। जब भी आपके किसी नए वक्ता से मैं आप इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जैसी धारीवाल, आप सादर आमंत्रित। बहुत जी बहुत धन्यवाद भैया। मेरा नाम धन्यवाद। यशी जैसे आपका धारीवाल भी है और मैं मुरादाबाद यूपी की रहने वाली हूँ। और स्नातक मेरा हम्म, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में ही हुआ है। और हम्म, अभी मैं जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र में अध्ययनरत हूँ। मेरी जो यात्रा है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था पीजी देने के लिए। मैंने बहुत लास्ट में सोचा कि ठीक है मैं भी दे दूं पीजी। तो मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे, क्योंकि एक तो मेरे पास कुछ मुझे सिलेबस तक का आइडिया नहीं था। तो ऐसे टाइम में जो हेमंत भैया की टेस्ट सीरीज है उसके बारे में मुझे पता चला और ऐसा लगा कि ठीक है, अब मुझे इसमें ज्वाइन होने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं अब कर लूंगी, क्योंकि भैया जिस तरह से टेस्ट भेजते थे, जिस तरह से टेस्ट बनाते थे, जिस तरह से सारा बताते थे कि आपको पूरा टाइम टेबल उसमें दे देते थे कि ऐसे आप ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए। और उसके बाद मैंने भैया की जो बातें थी सब वो फॉलो की। और उसके बाद इतने कम समय में अगर मैं कर पाई तो मैं सारा श्रेय भैया को ही देना चाहूंगी। मैं बस इतना ही कहूंगी, जैसे ज्यादा मैंने कुछ इतना पढ़ा नहीं। दृष्टि और गोविंद पांडे और रामचंद्र शुक्ल, मैंने इन तीनों को अच्छे से पढ़ा है। दृष्टि को मैंने 3 से 4 बार पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि दृष्टि को अच्छे से अगर पढ़ लिया तो मैंने उसी वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया है इतने कम समय में। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। ठीक है यशी, बहुत बहुत धन्यवाद कि। जी और अभी जैसे उद्देश्य ने भी कहा था कि टेस्ट सीरीज आपके यहाँ तक पहुंचने में सहायक रही। जी जी हमें अच्छा लगता है कि जब जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे विद्यार्थियों के लिए सहायक है, वो यहाँ तक पहुंचने में उनको सहायता मिल रही है, यानी कि हम ठीक कार्य कर रहे हैं। ठीक है यशी, सौरभ, चंचल, उदेश, आपका हम सभी एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करते हैं। और आप सब लोग पैनल पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और पहली चर्चा है ये आज। तो मैं आपसे ज्यादा बात ना करते हुए मैं चाहूंगा, विद्यार्थी जो लगभग 15 जुलाई से अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं, आप लोग को भी बता दूं। और मैंने शुरुआत में भी बताया था कि 15 जुलाई से अब तक उन्होंने, हेमंत भैया या दीप सिंह डोडिया जी हैं, ये जो हमारी टीम है, अब तक उनको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ा चुकी है, रामचंद्र शुक्ल पढ़ा चुकी है, और दंगल झाटे की जो बुक है प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर वो बुक हो गई है, और जनसंचार का भी हो गया है। यानी कि हम शुरुआत में इस बार कुछ और नया प्लान किए हुए हैं। यानी कि ये किताबें, इनका टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर 3-4 चैप्टर मिला के फिर पूरी किताब का टेस्ट, ऐसे टेस्ट भी कराए गए हैं कि कितना आपने अध्ययन किया, कितना आपको समझ में आया। अब जो अक्टूबर से चालू होगा वो इनका गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और ये दृष्टि की बुक, जो गाइड बुक्स है, इनका अध्ययन होगा, उनके टेस्ट होंगे।
वो 2 महीने में लगभग सारा सिलेबस खत्म किया जाएगा। तो आपके इन 1 डेढ़ महीने में बहुत सारे प्रश्न आए होंगे या प्रश्न होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मन के प्रश्न पूछें, वो ज्यादा बेहतर है। हम सिलेबस पे बात करें या अन्य बात करें। आपने सिलेबस भी देख लिया होगा, कोई नहीं, सिलेबस पे यदि आप चाहेंगे तब उस पर भी बात कर लेंगे। या अन्य जो भी प्रश्न होंगे आपके माध्यम से आप क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारी व्यवस्था रही है, जिसको भी प्रश्न पूछना हो वो सबसे पहले अपना हैंड रेज करें। यहाँ से एक एक करके आपको अनुमति दी जाएगी अपने प्रश्न पूछने के लिए। तो आप लोग अपना हैंड रेज करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ शिवम को। शिवम, आप प्रश्न पूछिए। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के यहाँ? प्रणाम। हाँ शिवम, आप कहाँ से हैं और आपका प्रश्न क्या है? वीडियो भी आप ऑन कर सकते हैं, वीडियो परमिशन भी दे दिया है। सर मैं मूलतः आजमगढ़ से हूँ। वर्तमान समय में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला संकाय के तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। और सर मेरा जी। प्रश्न है कि जो हम लोग टेस्ट देते हैं सर, उसमें टेस्ट जो प्रोवाइड करवाते हैं उसमें मान लीजिए 10 नंबर का हो रहा है तो उसमें हम कभी 7 कर रहे हैं, कभी 9 कर रहे हैं। और बाकी लोग जो हम्म हैं हमारे साथ के टेस्ट देने वाले सभी लोग साथी संबंधी, वो लोग हम्म 10 में 10 नंबर ला रहे हैं, अंक ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है हम्म कि हम लोग होपलेस हो जा रहे हैं कि इन लोगों का 9 में 9 आ रहा है, 10 में 10 आ रहा है और हमारा 6 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 10 10 में आ रहा है। तो इससे लगता है कि हम लोग कहीं हम्म पीछे हैं और हमारी तैयारी थोड़ी कमजोर लग रही है। इसमें क्या सुझाव है आप लोगों का कि अगर हम लोग अगर 10 में से 6 नंबर ला रहे हैं तो क्या हम लोग जेएनयू के लिए मतलब जा सकते हैं, एलिजिबल हैं, या मतलब कि क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे बहुत होपलेस हो जाते हैं इस चीजों को लेके। ठीक है, समझ गया आपका प्रश्न। और जैसे ही मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे इनके इस प्रश्न पे? जी, मुझे लगता है सबसे ये मेरे मन की बात एकदम बोल दी इन्होंने, क्योंकि जब मैंने बताया लेट शुरू किया था, फिर जब मैंने देखा कि एकदम भीड़ मची हुई है, लोग एकदम 100 में से 98, 97 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया दिया था, मुझे लगता है मेरे 66 मार्क्स गए थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ठीक था, थोड़ा-थोड़ा बस मैंने पढ़ा हुआ था। फिर मुझे लगा कि भाई हो गया, मेरा तो नहीं होगा, इतना सब लोगों का इतना जा रहा है, मेरा कैसे ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पूरे टेस्ट सीरीज में कभी भी 80 प्लस मार्क्स नहीं गए हैं। तो ये होपलेस तो होना ही नहीं है कि इतने कम आ रहे हैं, इतने लोगों के ज्यादा आ रहे हैं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, अभी आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन पे ध्यान लगाइए। बस मैं ये कहूंगी कि रेगुलर पढ़ते रहना है। अगर आप कहीं भी ऐसे कहीं छोड़ देंगे तो फिर निरंतरता नहीं आएगी, तो फिर दिक्कत है। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपके 10 में से 10 भी आएंगे, आप यकीन मानिए। और रही ये बात कि कम आने की, तो ये मत सोचिए कि कम आ रहा है तो जेएनयू नहीं जाएंगे। मैं हूँ आपके सामने, मेरे 70 मार्क्स से ऊपर नहीं गए, बस 1-2 में कभी मेरे गलती से 80 पहुंच गए होंगे, वरना मेरे 70 से ऊपर कभी मार्क्स नहीं गए टेस्ट सीरीज में। तो होपलेस नहीं होना है, बस अच्छे से पढ़ते रहना है, बस सारे जो कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करके बस अच्छे से पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है। अभी तो टाइम है, थैंक यू बस मैम। अच्छे से पढ़िए। मैम एक और क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जैसे जो गोविंद पांडे जी की है उनकी बुक तो पढ़ने में अच्छी लगती है, और बाकी जो दृष्टि की बुक वो भी पढ़ने में अच्छी लगती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैं अभी पूरा खत्म ही नहीं कर पाया हूँ उसको। जाता हूँ आधुनिक काल तक पहुंचा ही नहीं पाया हूँ। रीति काल तक जाता हूँ और भक्ति काल तक, उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता है। समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या किया जाए, इतने लेखक हैं और किसको किया जाए। तो इसके लिए क्या आपका सुझाव है? देखिए, मैं आपसे सच्चाई कह रही हूँ, मैंने अभी शुक्ल जी पूरी ही नहीं पढ़ी है। मैं आपके सामने हूँ, और शुक्ल जी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। और मैं कहूँ कि मैंने नहीं पढ़ी है, मेरे साथ के जितने लोग हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सच में नहीं पढ़ी और बहुत अच्छे मार्क्स उनके आए हैं। तो देखिए, अभी आपके पास टाइम है, मेरे पास तो एकदम नहीं था। आप अभी अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। कोशिश करिए उसको अच्छे से पढ़ने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 75 में से 50 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट शुक्ल जी से आते हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद दृष्टि या फिर गोविंद पांड्या अगर आप पढ़ते हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाता है उन ट्रैक को याद रखना, क्योंकि आप थ्योरी पीछे से समझ में आ चुकी होती है। तो कोशिश करिए कि उसको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर अभी तो टाइम है, तो मैं कहूँगी कि पढ़ ही लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आप ऐसे मत छोड़िए, वो बहुत ज़रूरी है। आगे नेट में, जेआरएफ में वो काम आएगी बहुत ज़्यादा। जी मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद आपका।
यस, आप अब प्रश्न पूछेंगे। आप कहाँ से हैं और आपका प्रश्न क्या है, और उसके बाद राघवेंद्र तैयार रहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागतम। सर सर मैं पश्चिमी राजस्थान के धौरों की नगरी बाड़मेर से ताल्लुकात रखता हूँ। और जी मेरा प्रश्न चार वक्ताओं से ये था कि टॉपिक है ये तो हार्ड बटा है। मेरा ये था चार वक्ताओं से टॉपिक को प्रकार से पकड़ रखी और किस प्रकार आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। यस, आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, हम आपको सुन नहीं हेलो पा रहे हैं। आप एक काम कीजिए। हाँ हाँ हेलो जी, जी बोलिए एक बार फिर से, नहीं फिर आप टाइप कर दीजिएगा अपना प्रश्न, हम ले लेंगे वहीं से सर चैट बॉक्स से। सर सर मेरा प्रश्न ये था कि आ, ये यस, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप टाइप कर दीजिए, हम आपका प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन, आप प्रश्न पूछिए। कुंदन के बाद अभिषेक तैयार रहेंगे। और अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, वीडियो की भी मैंने परमिशन दिया है आपको। कुंदन के बाद पूजा तैयार रहेंगे। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अगर हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं तो उसमें कितनी सारी देखिए हमने गद्य विधाएं हैं। तो एक तो इतने सारे गद्य विधाएं हैं, उसमें से फिर उसका विकास में अगर देखें तो इतनी ज्यादा रचनाएं हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रचनाएं को हमें छोड़ना है या कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? ये अगर हम जी, समझ गए आपका ज्यादा प्रश्न कि हाँ। अ, चंचल, आप इनका प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गद्य को लेकर इनका प्रश्न है कि बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे लेखक हैं, कैसे उनको याद रखें। जहां तक इनके प्रश्न का मूल भाव यह है। हाँ भैया, जहाँ तक मैंने भी सुना वो यही कि कौन कौन से जी जी महत्वपूर्ण लेखक हैं हमें पढ़ना चाहिए। ये कंफ्यूजन तो हमें भी बना था, शुरू में हमारा भी यही प्रश्न था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखक हैं, कौन नहीं, किनको छोड़ के चले, और इतनी सारी हैं, किनको याद करें किनको नहीं। तो इसमें अगर हम जब टेस्ट देते हैं या फिर जब किताबें पढ़ते हैं मूल ग्रंथ, जैसे शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, इन्होंने जिन जिन चीजों का उल्लेख किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए हम किताबों को पढ़ने पे ज्यादा जोर देते हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आते रहते हैं। तो अगर शुक्ल जी ने जिन जिन रचनाओं का उल्लेख किया है उसे तो आप कंठस्थ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, और आधुनिक काल पढ़ने की शुक्ल जी का इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उनमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण हर रचनाकार की बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख किया है। और उनके साथ साथ फिर जब हम दृष्टि पे आते हैं, उसमें एक बहुत लंबी श्रृंखला है सभी रचनाकारों की। तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो रटना इसी को कहते हैं, बार बार चीजों को अगर हम देखते हैं ना तो हमारे दिमाग हमारे जहन में उतरती चली जाती है। जब हम दृष्टि को एक बार पढ़ेंगे हमें बिल्कुल नहीं याद होने वाली, दूसरी बार पढ़ेंगे वे जैसे टेस्ट देने लगेंगे। जब टेस्ट भैया सीरीज जब हमारे टेस्ट में आप देंगे तो रचनाकारों अपने विधाओं पे भी भैया टेस्ट लेते हैं, तो उन विधाओं पे उन्हीं रचनाकारों को उठाते हैं जो जो महत्वपूर्ण है। तो आप टेस्ट के माध्यम से भी उन चीजों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचना है। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप सिलेबस देख सकते हैं, जैसे किसी भी की कौन सी रचना वो प्रख्यात है या फिर फेमस है, जो पूछता है ये रचनाकार की बहुत प्रचलित है, प्रचलन में है। कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिनकी सारी रचनाएं याद होनी चाहिए, क्रम से याद होनी चाहिए, जैसे प्रेमचंद हो गए। और बाकी रचनाकार हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और कुछ कुछ हैं जो जिनकी कुछ किताबें ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप जब अभी शुरू कर रहे हैं, अभी आप पूरी पूरी देखिए। अंत में जब आप तैयारी के दौरान जब टेस्ट देखेंगे कि ये रचनाकार रचनाएं बार बार आ रही, तो आपको पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ, ये रचना महत्वपूर्ण है। और जो जो किताब में ग्रंथ किताबों में उल्लेख है उसे जरूर याद रखिए। तब धीरे ये एक साथ क्लियर नहीं होगा कि नहीं मैं लिख के दे दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं।
वो धीरे धीरे पढ़ने के दौरान आपको पता चलेगा, नहीं ये महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख उन्होंने किया, इसका उल्लेख उन्होंने किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंचल। देखिए कि जब आप किसी चीज को करने लगते हैं, जब आप उस चीज में उतर आएंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कौन महत्वपूर्ण है कौन नहीं। या कहें जब आप समाज में आते हैं, जब आप जेएनयू में आएंगे या आपने किसी कॉलेज या स्कूल को ज्वाइन किया होगा, तो आपको कुछ दिनों में अपने आप समझ आ गया होगा कि कौन सा विद्यार्थी या कौन सा साथी ठीक है, कौन से अध्यापक ठीक हैं, कौन कैसा पढ़ाते हैं। धीरे धीरे अपने आप चीजें में समझ में आ जाती हैं। ये एकदम से नहीं होता है। और इसके लिए कुछ ऑप्शंस मैं बता दूं, उसके बाद में अगले प्रश्न अंकुर तैयार रहेंगे आप। यूजीसी नेट का सिलेबस देख सकते हैं, इसमें जो टेक्स्ट लगे हुए हैं वो लेखक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं। अन्य जगह के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के सिलेबस देख सकते हैं, उनमें जो लेखकों का टेक्स्ट लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण लेखक या कवि हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, वहां से आपको जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लेखक महत्वपूर्ण है। या किसी का अगर साहित्य के भी उसमें बात करें कि जहाँ पे कोई विशेष परिवर्तन आता है साहित्यिक विधा में, वो वहीं से भी वहां पे महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक है, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अंकुर आप अपना प्रश्न पूछिए। सर माफी चाहूंगा सर, एक प्रश्न और था। कुंदन आपका? यस सर, यस सर। ठीक है, जल्दी से पूछ लीजिए, फिर अंकुर पूछेंगे ना। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे दीदी से मुझे ये पूछना है कि जैसे सिलेबस में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में लगा नहीं हुआ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पिछली बार या उससे पहले भी जो प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न आए हैं, एक या तब उसको ठीक है। पढ़ने की जरूरत है? सौरभ आप बताएंगे, ये पूछ रहे हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र आज तक प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, यही प्रश्न है? यस सर, यस सर। हाँ, क्वेश्चन क्या था? इनका प्रश्न ये है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, तो क्या उससे प्रश्न आते हैं या अभी तक ऐसा कुछ रहा कि जो सीयूटी के एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया या नहीं पूछा गया? हाँ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तो आता है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब जो भी तैयारी करते हैं साहित्य के इतर पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपको लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य को सब पढ़ते हैं लेकिन पाश्चात्य साहित्य को मतलब काव्य शास्त्र को ज्यादातर सब पढ़ते नहीं है, तो आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र लेके चलना पड़ेगा। और क्वेश्चन आते रहते हैं, हर साल क्वेश्चन, अगली बार भी आए थे, इस बार भी क्वेश्चन आए थे कुछ। और इम्पोर्टेंट मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र हल्के हल्के से क्वेश्चन ही इस बार आए थे, इस बार उतना भारी या जटिल क्वेश्चन इस बार नहीं आए थे। ठीक है। और और सुदेश आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, इस भी प्रश्न पे आपका क्या कहना है? जी भैया, मेरा मत आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। आ रही आ रही है। हेलो। 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 जी बोलिए। अंकुर आप प्रश्न पूछिए, कोई बात नहीं, इस पे हम आगे बात कर लेंगे। चंचल आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? चंचल, हेलो। मेरा प्रश्न हाँ जी। भैया से। मतलब चंचल एक मिनट अंकुर, चंचल इस पे पाश्चात्य वाला क्या है, इस पे क्या प्रश्न आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं कहना चाहती हूँ भैया कि सिलेबस में भारतीय काव्य शास्त्र लगा है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं है। पर जब हम पढ़ते हैं काव्य शास्त्र, एक अगर ऊपर ऊपर से देखना चाहें तो इतना देख सकते हैं, हाँ हाँ ये जो काव्य शास्त्री है उनका ये रचना है ये। लेकिन अभी तक ज्यादा पूछे, बहुत मुश्किल से कुछ परसेंट में है जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र क्वेश्चन आए। काव्य शास्त्र में मूल आया है भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें से अपनी शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, यही चीजें हैं। तो इनको ज्यादा पढ़ना है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र को ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो सबके साथ नया होगा।
उसमें फिर सबको और बहुत कम अगर होता है तो एक आध क्वेश्चन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछेगा। अब भारतीय काव्य शास्त्र सिलेबस में है तो उस पर ज्यादा फोकस करिए। हाँ देखिएगा, मतलब कुल मिला के आपको जो सिलेबस है पहले उसको कवर करना है। उसके बाद आपकी लगता है कि सारी तैयारी हो चुकी है तो थोड़ा बहुत आप इधर उधर देख सकते हैं, यानी कि फोकस आपको अपने सिलेबस को आधार मानकर और प्रीवियस ईयर को आधार मानकर रहेंगे। जो सिलेबस में लगा है वहां से ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है कुंदन, चलो अंकुर आप अब पूछिए प्रश्न, और राघवेंद्र उसके बाद आप, जी उसके मेरा बाद प्रश्न सचिन। हम्म। मुझे जानना है कि जेएनयू का जीवन कैसा है, वहाँ के हॉस्टल कैसे हैं, मतलब वहाँ ना वर्थ इट है भी या हाँ नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। कैसा है जेएनयू का जीवन? अभी ये लोग हॉस्टल से खा पी के आए होंगे 8 बजे। सौरभ, ठीक है, हाँ कौन बताएगा भाई, कैसा है जेएनयू का जीवन जिसको सबसे अच्छा लग रहा हो? हाँ बताओ। सौरभ भैया से कही। सौरभ भैया से पूछना है? हाँ सौरभ भैया आप बताएं। ये तो अभी ठीक ही लग रहा है, और आज तो काफी आवाज आपकी गूंज रही है, 2 डिवाइस से आप जुड़े हैं क्या? नहीं, एक ही डिवाइस से जुड़े हैं। अच्छा अच्छा। जेएनयू तो मतलब आने के बाद बहुत अच्छा लगा, और आज तो स्पेशल मैच भी है हम लोगों के। वो पढ़ने पर। तो हालांकि अभी हम लोगों ने खाना खाया नहीं, खाना खा के रख दिया है। बाकी बात जेएनयू बहुत अच्छा है, आने के बाद काफी। आवाज आ रही मेरी भैया? आवाज आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है सौरभ आपकी ना। चंचल आप बताएं तब तक, सौरभ की आवाज नहीं क्लियर आ पा रही है। आपको कैसा लग रहा है जेएनयू? हेलो भैया। हाँ भैया, वो मुझे जेएनयू आए आज 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, जो कि हालांकि मुझे लगा नहीं कि मैं 1 महीने से यहाँ हूँ। यहाँ की हम्म यूनिवर्सिटी लाइफ पहले भी जी चुकी हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बीएचयू से हूँ। बहुत हम्म तो हाँ, अलग ही चीज है। जैसे कि आप आते हो तो सबसे पहले यहाँ के जंगलों से परिचित होते हो क्योंकि मैं हम्म काशी से आई थी, तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ ये चीजें देखी थी। फिर यहाँ आती हूँ, एकदम सुकून शांति, क्लोज कैंपस है। फिर मुझे यहाँ हॉस्टल सबको मिलता है, यहाँ हॉस्टल मुझे मिला। फिर हॉस्टल लाइफ मैंने दिया देखा, सब चीज नियमित तरीके से हैं। सेंटर्स है यहाँ की, जो आप बोलते हो कि फ्रीडम, आप रात को या फिर जब भी जी करे आप हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और हर जगह आपको यहाँ मतलब होते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि ढाबा है, गंगा बैठो आप, आपको वहाँ पे ज्ञान मिलता है। मतलब आप चाय पीते पीते ज्ञान बांट सकते हो या फिर मिल सकता है आपको, वो बिल्कुल सच है। यहाँ पे आइए, आपको हर एक चीज मतलब एकदम नए सिरे से नई चीजें देखने को मिलेंगी। और एकेडमिक्स में नंबर 1 जेनू है। और ये वाकई काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा है। आप आएंगे तो पहले यहाँ पे जो भी है आप अपने कल क्लासेस से परिचित होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, आपको पढ़ाएंगे, नए नए विषयों की जानकारी देंगे। ठीक कैंपस है। जी भैया। हेलो। जेएनयू में लाइब्रेरी सुविधा भी मिलती है दीदी? चंचल, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज अभी थोड़ी आ रही है भैया। हेलो, ठीक है। हाँ भैया, अब आ रही है। ओह ठीक है, यसी आप कुछ भी कुछ कहना चाहेंगी?
आपको कैसा लग रहा है जेएनयू के जीवन में? सबसे पूछ लेता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ भैया। आपको कैसा लग रहा है हाँ जेएनयू का? भैया, अभी तक ये का अनुभव क्या रहा आपका? मेरा अनुभव पहले शुरू में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम बीएचयू से आए थे, वहाँ की चीजें थोड़ी अलग थी, तो हम वही सब चीजें ढूंढने की कोशिश यहाँ कर रहे थे। लेकिन अभी धीरे धीरे काफी अच्छा अच्छा। लगने लगा है, और क्लासेस का बीएचयू से काफी अलग है। यहाँ पे आपको एमए में ही रिसर्च करा देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और बुक्स बुक्स पढ़ने के लिए आपको इतना ज्यादा बताया जाएगा कि ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, तो वो चीजें काफी अच्छी है। और कोई पूछ रहा था लाइब्रेरी वाला, तो लाइब्रेरी का है यहाँ पे, 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है, आप कभी भी जाइए, अच्छे से सब कुछ है। और पर मुझे जो अच्छा लगा, रहने का मेरा कोयना हॉस्टल मुझे मिला हुआ है। मेरा हॉस्टल सबसे अच्छा है ऐसा सब लोग बोलते हैं, और मुझे भी लग रहा है वैसे तो। और यही है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको ऐसा रटाया नहीं जाएगा। और यहाँ के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, अभी हमारे क्लास टेस्ट चल रहे थे, तो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एकदम ऐसे रहेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं, ये जो आपका सिलेबस है उससे तो रहेंगे, लेकिन आप क्या उस विषय पे सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप क्या उस चीज में नया आप जोड़ सकते हैं, ऐसी चीजें रहेंगी। आप रटी हुई विद्या यहाँ पे एकदम यूज नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी अभी मैं एक बार आपको वीडियो भी दिखाऊंगा अभी कुछ दिन पहले का, तब आपको और पता चलेगा कैसा है जेएनयू का जीवन। हाँ। अगला प्रश्न किसको पूछना भैया, था? इसका नाम मैंने लिया था, हेलो। पूछिए। जी। मैं यही पूछ रही थी, काव्य पंक्तियां कैसे याद करें? मतलब जो कोई कविता आती आप है, जैसे अपना कोई राइटर। नाम बताएं, कौन बोल रही हैं? और पूजा, हाँ पूजा। पूजा आप कहाँ कहते से हैं। हैं? आपका प्रश्न क्या है ना, अपना परिचय भी दिया करिए पहले, पता भी चले कहाँ से हैं आप। सर, मैं हाँ। राजस्थान से हूँ हम्म। मैं। जयपुर तो राजस्थान राजस्थान के से हैं, जयपुर जिले से। उदेश भी राजस्थान से हैं। हाँ। पूजा, अब काव्य पंक्तियां कैसे याद करें? चंचल या यसी, आप में से कोई जो भी कहना बताना चाहे। काव्य पंक्तियों को याद करने में शुरू में जब आदि काल में आते हैं तो वहाँ की जो है तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है कि क्योंकि एक जैसे लगते हैं। वहाँ भाषा भी क्लिष्ट है, हम उन भाषाओं से परिचित नहीं होते, तो याद करने में मुश्किलें आती हैं। तो मैं कहती हूँ कि पूरी पूरी आप पंक्तियां न याद करें। आप जब याद करना शुरू करिए तो कुछ कुछ है जो आप पूरी पंक्ति में से एक शब्द उठा के आप दिमाग में रख सकते हो कि इस पंक्ति में ये शब्द है तो इनकी ये रचना है। मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि वो याद करने में बहुत मुश्किल होती थी। और हमें पूरा लिखना नहीं है वहाँ पे, वो वस्तुनिष्ठ पेपर है, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे तो आपको पूरी की पूरी काव्य पंक्तियां रटने की जरूरत नहीं है। आदि काल की बात ये मैं कर रही थी। भक्ति काल में भी ऐसी कुछ किन्हीं चीजों में आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पंक्ति बहुत सरल होती हैं, और जो महत्वपूर्ण कवि हैं, कवियों के हिसाब से आप काव्य पंक्तियों को ध्यान में रखें। जो महत्वपूर्ण कवि, जो जिनकी कविता बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप कोशिश करें कि याद कर लें। और कंफ्यूजन जहाँ पे हो, उसमें आप अपने दिमाग से अगर कोई लगे कि मैं ऐसे याद रख पा रही हूँ, ये सोच के, या फिर एक बेसिक सा अंतर करके, तो आप उस अंतर को बिल्ड करिए। जैसे कुछ एक अक्षर ही ले लीजिए, या फिर कोई उसके कोई इमेज बना लीजिए कि ऐसे आ रहा है तो मुझे ये याद रह रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उसमें काव्य शास्त्र में याद रखने का। उसमें भी हमने यही किया था कि पूरी की पूरी पंक्तियां याद, या फिर जो श्लोक है पूरे पूरे उसे याद करने के बजाय कुछ कुछ चीजों को पकड़ के याद किया था। जैसे कि एक शब्द को ले लिया, उनसे उनको जोड़ दिया, फिर शॉर्ट में याद करने में आसान होती है, आसानी होती है। और आधुनिक काल में तो बहुत सरल भाषा है, हम कोशिश करें कि उसको पढ़ लें, या फिर उस कवि से परिचित हो जाएं, उस किस प्रकृति की वो रचना रच रहा है, तो इससे भी मदद मिलती है पंक्तियां याद करने में। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि रामचंद्र शुक्ल वाली जो बुक है ना, उसको हम हर बार बारी बारी में पूरा पढ़ें या उसके नोट्स बनाएं? उसको बहुत मोटी है, वो पढ़ने में बहुत बोरिंग हो जाता है दोबारा। एक बार आप पढ़ लीजिए, और फिर
फिर धीरे धीरे नोट्स भी बनाने शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बार बार पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब महत्वपूर्ण चीजों को आप अगर नोट्स बना के बाहर निकाल लेते हो तो उसे रिवाइज करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप भूलते हो तो उस विषय को फिर से आप रीच करके उसको दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन नोट्स बनाने से ज्यादा फायदा रहेगा। और दृष्टि के बुक में वो शॉर्ट में दिया हुआ है स्टार्टिंग में, रामचंद्र शुक्ल की जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको पॉइंट में करके दिया है। तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। उससे पढ़ेंगे तो आपको पूरी पूरी की पूरी किताब आपके सामने से गुजर जाएगी एक बार। अगर आप एक बार किताब पूरी पढ़ चुके हैं तो किताब को पढ़ने के बाद इनको पढ़िए। और खुद के नोट्स हम बनाते इसमें हैं तो और अच्छा है। मंथ में है कि टेस्ट सीरीज ले रखे हैं, तो उसमें हम पढ़ चुके एक बार तो, हाँ रामचंद्र भैया, शुक्ल तो फिर वाली। से टेस्ट को दोबारा रीच करिए। फिर भैया फिर से टेस्ट लेंगे तो उसमें आप टेस्ट देते रहिए तो आपको आसानी होगी। और ये देखिए कि आप गलती कहाँ की हो। फिर जहां जहां गलत हुआ है आपका, फिर वहां पे आप दोबारा जाके देखिए कि हाँ वो क्या चीज थी जो मैं जिसे जिसे मेरा प्रश्न गलत हुआ। फिर आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर वो आपका कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू। म्यूट है भैया आपका। भैया आपका म्यूट है। भैया आपका म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ओके ठीक है, क्षमा चाहूंगा। हाँ सचिन, आप प्रश्न पूछिए। अनु, आप प्रश्न पूछिए। आप लोग कहाँ से हैं, क्या आपका प्रश्न है? आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं। सुजीत, रश्मि, सर आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम रश्मि है और मैं दिल्ली हाँ यूनिवर्सिटी रश्मि। से। सर मेरा जी क्वेश्चन रश्मि। ये है कि जो भाषा विज्ञान है वो वाला हम्म। वो पेपर नहीं है, मतलब वो सिलेबस में नहीं है ना, तो उसे नहीं पढ़ना है क्या? हाँ अभी इस पे, इसके पहले ही भैया मतलब बात हुआ था ना रश्मि कि जो सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में अभी है, सुना गया पहले उस पे कि फोकस रहना है। अब इसके पहले भी ऐसा ही प्रश्न आया था ना कि और सर पाश्चात्य मेरा काव्य शास्त्र को लेकर जितना पाठ्यक्रम है पहले उस पे कवर कीजिए, उसके बाद आपको पाठ्यक्रम से इतर जाना है। ओके सर। सर ओके। एक क्वेश्चन ये है कि हाँ, हाँ ये और जो कोई प्रश्न तो आदिकाल है, पूछिए। हाँ जो आदिकाल है वो याद नहीं रहता, उसमें भूल जाते हैं, जो कवि है उनकी पंक्तियां भूल जाते हैं, और आदिकाल को ज्यादा समझ में भी नहीं आया, तो उसके लिए कैसे पढ़ें उसे? ठीक है। चंचल, ये सी आप बताएं। आदिकाल के लिए मैं कहूंगी कि शुक्ल जी की जो बुक थी, वैसे आदिकाल वाली आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका ज्यादा नहीं है, ज्यादा पेजेस नहीं है, और जितना है वो इम्पोर्टेंट उसमें आ जाता है। तो कोशिश करें कि आदिकाल शुक्ल जी को, मतलब उसकी बुक से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यही है, रिवीजन। अगर आप दृष्टि उठाती हैं या फिर गोविंद पांडे से अगर आप पढ़ रही हैं, तो रिवीजन करिए, धीरे धीरे चीजें आपके माइंड में बैठेंगी। मैंने जब पढ़ा था, मैं अपना बताती हूँ, तो मैंने कम से कम 10 से 11 बार ये दृष्टि या फिर ये जो गोविंद पांडे है, इससे आदिकाल पढ़ा था, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी। आदिकाल में एक तो शब्द अजीब से होते हैं, और अभ्रंश अभट्ट के शब्द रहते हैं पंक्तियां याद करने में, और पुराने नाम रहते हैं, थोड़े अजीब रहते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो करते ही है। तो कोशिश ये करिए कि आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप एक टाइम रखिए डेली, क्योंकि आप देखेंगी तो दृष्टि से या फिर गोविंद पांडे से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा है नहीं, ज्यादा ज्यादा 10 से 15 पेज में आपका सारा अधिकाल आ जाता है। तो कोशिश करिए कि दिन में एक बार आप उसका सारा रिवीजन कर लें। जैसे जैसे रिवीजन करते जाएंगे आपके माइंड में सब बैठते रहेंगे। और फिर दूसरी चीज, जैसे टेस्ट सीरीज अगर आप देंगी, तो उसके बाद आपको जो चीजें माइंड में रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको धीरे धीरे मतलब पता चलता रहेगा। तो कोशिश यही करिए कि रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन ये भी था कि जो जेएनयू के हॉस्टल है उसमें मतलब गर्ल्स को एक रूम में कितना गर्ल्स रह सकते हैं, ये कुछ बता दीजिए।
हाँ, एक मेरा जो है कोयना, ऐसे मैंने बताया अभी, और मेरे रूम में हम 2 लोग हैं। एक मेरी दीदी है सीनियर, वो सोशियोलॉजी की, और एक मैं, हम 2 ही हैं। थैंक यू मैम। हाँ, अनु आप प्रश्न पूछिए। सुजीत, फिर अमिता सिंह हैं। अमिता, आप प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं आपको, हाँ, आप प्रश्न पूछिए। आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। वीडियो ऑन करके कहाँ से हैं बढ़िया से प्रश्न पूछिए, अपना परिचय दीजिए, फिर प्रश्न पूछिए, तब मजा आता है। हाँ, सोनम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। अनु। गुड इवनिंग सर। जी, मेरा गुड नाम इवनिंग। अनामिका है, मैं बिहार राज्य की हूँ। जी। मेरा सवाल बुक लिस्ट को लेकर है सर। हाँ हाँ। हालांकि हेमंत भैया ने 5 बुक सजेस्ट किए हैं, पर मेरे कई मित्र हैं जो उनकी बुक लिस्ट सुनकर मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि हम कहीं पीछे न रह जाएं। तो सर, लिमिटेड रिसोर्स प्लस मल्टीपल टाइम रिवीजन सही स्ट्रेटजी रहेगी या फिर और भी बुक्स पढ़ना जरूरी है? जैसे मेरे मित्र हैं, उन्होंने चिंतामणि पढ़ी है, डॉक्टर नगेंद्र पढ़ा है, बच्चन सिंह को पढ़ा है, और वो कहते हैं कि ये सब नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो सुनकर डर लगता है मन में। तो क्या बुक लिस्ट रहेगा सर, सही बताइए। पहले तो उनसे ये कह दीजिए ना, जो लोग कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो लोग तो मेरा सिलेक्शन होगा, आके देख लेना, मैं तुमको जेन्यू ही मिलूंगी। ठीक है जी सर। बात। हाँ, अब चंचल, आप इस पे कमेंट करेंगी, लिमिटेड सोर्स या बाकी चीजें, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है प्रश्न हमने ले चुके हैं, लगभग कार्यक्रम समाप्ति भी करना है, और इनका लास्ट ही प्रश्न रखते हैं। बाकी आगे भी कार्यक्रम होंगे, उन पे आपसे बात की जाएगी। 2 चीजों पे, एक तो हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या सोर्स हो, और दूसरा सिलेबस। सिलेबस क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पहला कार्यक्रम है आज का। हाँ, चल एक बार सोर्स पे आप बताइए कि क्या क्या, एक जितना कितने से काम चल जाएगा, वो अधिक का तो हमेशा संभावना होती है कि ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, लेकिन जितने में है कि सिलेक्शन हो जाएगा, पर्याप्त हो, मतलब पेट भर जाए। हाँ। जी भैया, मैं अनामिका से कहूंगी कि हम आपके सामने बैठे हैं, हमने भी लिमिटेड सोर्स पढ़ के ही यहाँ पे दाखिला लिया है, क्योंकि आप साहित्य बहुत बहुत एक सागर है, वहां से आप सब चीज पढ़ के नहीं चल सकते ना। आपको एक कुछ कुछ आपका आधार बनाना पड़ता है कि नहीं, मुझे ये पढ़ के चलना ही है। और सीयूटी की तैयारी के लिए आप लिमिटेड सोर्सेज से आप तैयारी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले जैसे संस्था में आ सकते हैं, जिनमें बहुत कम से कम भी आप पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि आप कम चीजों को लें, लेकिन उसका रिवीजन ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चीजें जब आपको याद ही नहीं रहेंगी, बहुत चीजें आप पढ़ ले जा रहे हो, लेकिन आप चीजें उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में नहीं रहा है, आप उससे प्रश्न नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, या फिर वहां से प्रश्न आ ही नहीं रहे। सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न जहाँ से बन रहा है, या फिर जब प्रश्न जो आ रहे हैं हम उसे पढ़ें। हमें अभी एग्जाम देना है, और वो एग्जाम ऑप्शनल रहेगा, उसमें आप ज्यादा अपना ज्ञान नहीं दिखा सकते हो कि मैंने ये किताब पढ़ी है, मैंने ये किताब पढ़ी है। वहाँ आपके सामने जो प्रश्न आएंगे, अगर आप वो कर ले जाएंगे, तभी आप, अगर आपका प्रश्न सही होता है, तभी आप एक अच्छी संस्था में दाखिला ले पाओगे। तो लिमिटेड सोर्स रखना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन उसका रिवीजन आपको करते रहना है बार बार। तो जिसमें बुक लिस्ट में बता देती हूँ, शुरू में भी मैंने थोड़ा जिक्र किया था इसका। सबसे पहले तो अगर आप एक छोटी सी पुस्तक है सरल इतिहास, अगर आप नहीं पढ़े, अच्छी समझ नहीं है साहित्य के इतिहास पे, तो आप उसे पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसी मेरे दोस्त ने उसने भी बात किया कि इससे 75% सिलेबस कवर होता है इस किताब से, तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और उसके बाद आप दृष्टि और गोविंद पांडे का सहारा ले सकते हो, क्योंकि इसमें चुनी हुई चीजें हैं, आपको सब चीजों का निचोड़ मिलता है। तो आप खुद से चीजें ढूंढ ढूंढ के पढ़े, इससे ज्यादा बढ़िया है कि जो निचोड़ आपको मिले वो। फिर उसके बाद भैया का टेस्ट सीरीज है, उसको आप दीजिए,
आप टेस्ट सीरीज दोगे तो चीजें आप वो फिर जो पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ मैं सही दिशा में जा रही हूँ, क्योंकि प्रश्न उसी के हिसाब से बन रहे हैं। और भैया पूरे PYQ भी देखते रहिए, और काव्य शास्त्र में भी आप दृष्टि से कवर कर लोगे। अब प्रयोजन मूलक के लिए आप दंगल झालटे की बुक पर्याप्त होगी, और व्याकरण के लिए छोटे छोटे नोट्स है भैया प्रोवाइड कर देंगे, उससे आपका कवर हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं फैला कर, उन्होंने बोला चिंतामणि ये वो, ठीक है वो काम आएंगे, साहित्य के विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, लेकिन आप अभी एक परीक्षार्थी हो, आपको परीक्षा देनी है, आपको उसमें उत्तीर्ण होना है, उसके लिए आप लिमिटेड कोर्स और रिवीजन, ये चीज ज्यादा मैटर करता है। भैया म्यूट है आपका अभी भी। हाँ, क्षमा चाहूंगा, मैं बार बार माइक को अनम्यूट करना भूल जाता हूँ। हाँ, देखिए कोई भी चीज, चंचल ने भी बताया कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए या बाकी चीजें होनी चाहिए। जो हमारे प्रश्नकर्ता थे उन्होंने पूछा कि चिंतामणि, बहुत सारी सामग्री है, कोई भी चीज आवश्यक नहीं होती, लेकिन हर एक चीज का अपना स्थान और महत्व होता है। चिंतामणि महत्वपूर्ण है, कहाँ हो सकती है, लेकिन बात यह है कि अभी आपका जो चाहिए कि मुझे आपको JNU में सिलेक्शंस लेना है, यानी कि आपको सबसे पहले जो सबसे आवश्यक चीजें हैं उन पे काम करना है, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास समय भी लिमिटेड है। आप बहुत सारी चीजें ले लेंगे कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, तो आप क्या है, जो लिमिटेड सोर्स है उसका ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी से दूर भी हो सकते हैं। तो एक पर्याप्त सामग्री रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, लिमिटेड सोर्स रखें। हाँ, बाद में जब आपको समय मिले तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भगना है। ठीक है चंचल, लगभग जो है, और ऐसे ही 9:19 हो चुके हैं, थोड़ा सिलेबस पे बात करके कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं जो रिसोर्स की बात हो रही थी, आप लोगों के प्रश्न हैं, अभी आगे बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, आज तो शुरुआत है कि आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर लिया जाए, आप लोगों की क्या तैयारी रही, क्या समस्याएं आ रही, थोड़ा सा पता चले आप लोगों से। तो जैसे देखिए, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 7 यूनिट में आपका सिलेबस है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, और यूनिट वाइज हम बात कर लेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल या कहाँ से कवर करना चाहिए अपने वक्ताओं के साथ, क्योंकि आप शुरू किए हैं और लगातार हमारी टीम तो आपको गाइड कर ही रही है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी जो हमारी टीम से नहीं जुड़े हैं, थोड़ा उनको भी सहायता हो जाए, तो थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। पहला जो यूनिट है या इकाई है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ठीक है यसी, तो इसके लिए क्या आप सोर्स रिकमेंड करना चाहेंगी? जी भैया, इसके हाँ। लिए मैंने गोविंद पांडे और हम्म। दृष्टि, ये दोनों ही मैंने ले रखी थी, और यही मैं अच्छे से पढ़ती थी, मुझे लगता है इसी से कवर हो जाएगा। ज्यादा तो नहीं, बस इसको आप एक कोशिश करिए कि रिवाइज आप बहुत ज्यादा करिए। गोविंद पांडे और दृष्टि दोनों में ही ये अच्छे से दिया हुआ है, और उसके फैक्ट के साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी दृष्टि में दी हुई है। तो आप कोशिश करिए, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं और थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, तो आप दृष्टि उठा लीजिए। जैसे गोविंद पांडे से भी हो जाएगा, अभी तक तो ऐसा था कि हो जाएगा, इससे इतर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन निकाल लेंगे, नोट भी करते जाएंगे, सत्यनारायण की कथा की तरह सुनते बस नहीं रहेंगे ना। कॉपी पेन हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको भूल भी सकता है। ठीक है, मुझे लगता है पर्याप्त है, यानी कि काल विभाजन और जो नामकरण की यूनिट है, दृष्टि में भी बढ़िया से दिया हुआ है, गोविंद पांडे में भी दिया हुआ है, कितने से कवर है, थोड़ा गूगल वगैरह कर सकते हैं आप चाहें। ठीक है। हाँ, दूसरा यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से आधुनिक काल तक, और लिखा हुआ प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां, यानी कि जो आदिकाल से आधुनिक काल तक का इतिहास है, उसे प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं और उनकी प्रवृत्तियां उन काल विशेष की क्या रही, इस पे आपकी ठीक ठाक समझ होनी चाहिए। जो वर्ड आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, यानी कि उन पे आपको विशेष फोकस करना है। प्रमुख रचनाकार और रचनाएं, ऐसा नहीं कि सब रचनाकार उन्होंने कह दिया है, यानी कि प्रमुख रचनाकार और रचनाओं पे ही आपको फोकस
ज्यादा रखना है, उसके बाद बाकी को बाद में देखना है। तो इसके लिए क्या चंचल, सौरभ, हाँ आप, नेटवर्क आपका ठीक हो गया होगा मुझे लगता है। जी सौरभ, इसके लिए क्या मटेरियल सजेस्ट करना चाहेंगे या इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? 7 यूनिट पे चल फटाफट बात कर लेते हैं। पहला यूनिट है, सिलेबस बात करना जरूरी है ना। सौरभ आवाज आ रही है? शायद कुछ दिक्कत है। चंचल आप बताएं। जी भैया, दूसरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा भी है। इसके लिए सबसे पहले सबसे आधारभूत रामचंद्र शुक्ल का ही है। इससे आपको जो एक समझ विकसित होगी और जो महत्वपूर्ण रचनाएं ये सब उसमें उल्लेख है। रीति काल तक सबसे महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल भी है, पर इसमें आप प्रवृत्तियों को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो उसी समय का लिख रहे हैं, तो वो अपने समकालीन समय में आधुनिक काल को लिख रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे तरीके से आगे की प्रगतिवाद प्रयोगवाद तक वो जा भी नहीं पाए हैं। छायावाद के कुछ महादेवी वर्मा तक ही उल्लेख कर पाए। तो उसके लिए फिर आपको तो रामचंद्र शुक्ल को रीति काल तक के लिए आप पूरा पढ़िए, लेकिन रीति काल तक की बहुत अच्छी समझ बनाती है वो किताब। फिर उसके बाद आधुनिक काल के लिए आप दृष्टि को पकड़िए। दृष्टि भी आधुनिक काल में बहुत, उसको छोटे छोटे चीजों में डिवाइड करके रखिए, उसकी प्रवृत्तियों पर भी बात किए। अगर आप दृष्टि से नहीं समझ पा रहे तो यूट्यूब माध्यम का सहारा ले सकते हो कि हाँ प्रगतिवाद की क्या प्रवृत्तियां रही हैं या फिर क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं। हालांकि दृष्टि में पूरा अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दृष्टि और गोविंद पांडे को भी ले सकते हो, क्योंकि जो चीज दृष्टि में है लगभग लोग वही चीज है। अगर आप दृष्टि से पढ़ते हो वो भी बात वही निकलेगी, और गोविंद पांडे से पढ़ते हो तो वो भी बात। ये दोनों समान है, अब दोनों अलग अपने हिसाब से आप जिसमें सुविधानुसार कि हाँ मैं इसमें पढ़ने में ठीक सहज हूँ या फिर उसमें, तो उसको लेके और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है चंचल, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास आया है शुक्ल जी का, वो 1929 के में आया है, और जो छायावाद है 1918 से 1936 तक का समय है। प्रगतिवाद प्रयोगवाद बाद में आता है, तो उस चीज की या उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं शुक्ल कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जब 1929 में उन्होंने किताब ही छाप दिया तो बात का हर समय है ना। यानी कि आपको रीति काल तक शुक्ल पे विशेष फोकस रह सकते हैं, बाकी दृष्टि है उससे कवर कर सकते हैं। अब तीसरी यूनिट पे आते हैं, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं। यानी कि जो गद्य की विधाएं हैं सारी विधाएं आ गई, क्योंकि उन्होंने लिख दिया अन्य गद्य विधाएं, कुछ विधाओं को प्रमुख रूप से दे दिया, बाकी अन्य गद्य विधाएं दिया, यानी कि ये सिलेबस है। तो इसके लिए यसी आप बताएं। सौरभ का तो माइक का दिक्कत है। हाँ आप दो, हाँ आप बताएं। जी भैया, देखिए विधाएं के लिए मैंने सबसे ज्यादा जो अच्छे से पढ़ी थी वो दृष्टि पढ़ी थी, क्योंकि दृष्टि ठीक में है। एक तो अच्छे से सारी सन अच्छे से दी हुई है। आपको सन पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ, अभी आऊंगी सन पे। तो अगर आपको पढ़नी है तो आप दृष्टि ले लीजिए। दृष्टि में अच्छे से लिखा हुआ है, मुझे वो चीज जो सबसे सही लगी, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, याद करने में आसान रहती है। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, सबसे ज्यादा बड़ा जो लगता है या फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो मुझे इसी टॉपिक में हुई थी, विधाएं में। तो एक चीज आप ये कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन। अगर आपको ये अच्छे से विधा याद करनी है तो आप 3-4 लोग मिलिए, आप टॉपिक रखिए। मान लीजिए उपन्यास है तो प्रेमचंद युग आप उपन्यास आप टॉपिक डिसाइड कीजिए, और आप अच्छे से एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए और आंसर करिए। तो ये विधा याद करने की एक सबसे अच्छी तरीका है। हम लोग तो ऐसे ही याद करते थे, ऐसे डिस्कस करते थे आपस में, विधाएं उसी से अच्छे से याद होती थी। और कोशिश ये करना, जो नेट का सिलेबस लगा हुआ है, आप नेट के सिलेबस में विधाएं जो लगी हुई है और जो विधाएं है उसमें उपन्यास है, कहानी है, इन सबको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। और जो नेट के सिलेबस में लगी हुई है आप उनकी सन भी देख लीजिए। और साथ ही नेट के सिलेबस में जो लेखक हैं या फिर जो कवि हैं, उन्होंने दूसरी कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं वो भी आप ध्यान अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन फंसने की उम्मीद वहीं से रहती है, सन वाली, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और आप यही करिए कि जो नेट के जो ऐसे हो गया मोहन राकेश है, और ये है गोदान से लिखा है प्रेमचंद, तो इन्होंने दूसरे कौन से उपन्यास लिखे हैं, और साथ ही इनकी सन भी याद करने की कोशिश कर लीजिए। वैसे सन हमारे पेपर में तो नहीं आया था, लेकिन कभी कभी आने की उम्मीद रहती है, तो वही आप डिस्कस करिए आपस में। और दृष्टि वो मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो आप कोशिश करिए उसी से पढ़ पाए। अगर आप गोविंद पांडे से पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन मैंने दृष्टि से पढ़ा था विधाएं सारी। उसमें थोड़ा रहता भी है कि थोड़ा तथ्य भी रहते हैं कि कहाँ से उठाया गया है, कौन से इसमें पात्र हैं, कहाँ से क्या लिखा है, तो थोड़ा याद करने में थोड़ी सहजता हो जाती है रचनाओं। ठीक है, ठीक है। ऐसे अगले यूनिट पे चलते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। चंचल, फटाफट तैयार रहिए कि यूनिट पे आप दोनों से डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ से आपने पढ़ा, क्या दिक्कत है। एक किताब पर्याप्त, संगल झालटे की किताब प्रयोजन। क्या आपने कैसे कवर किया, यही आपको बताना है। एक्चुअली में मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी ऑप्शनल में ऑप्ट किया था, तो पढ़ाई हुई थी, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मैंने जंगल झालटे की किताब को ही पढ़ा था, और वो पूरा पर्याप्त है। और कुछ पीडीएफ वगैरह भैया भी ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं, उन चीज़ों से पढ़ा था। तो अगर जंगल झालटे को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के चांस 2 से 3 प्रश्न ही ये पूछते हैं, और वो जंगल झालटे कवर कर लेता है। आप उसे आधार मान के चलते हो तो आपकी तैयारी और अच्छी मजबूत होगी। ठीक है चंचल, ऐसे आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? यस बाकी हेमंत भैया, भैया मैंने हाँ भैया प्रोवाइड कराते हैं, और मैंने इस भी पे वही जंगल मटेरियल, झालटे पढ़ी थी। हाँ, क्योंकि हेमंत भैया इस पे ठीक ठाक टेस्ट करा देते हैं, बहुत हाँ सारी लास्ट चीजें में। खुद से मटेरियल कराते हैं, और इस बार हम पहले ही करा देंगे, लास्ट में नहीं कराएंगे। तो ठीक ठाक सारी चीजें इस पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जंगल झाट एक बुक तो करा चुके हैं हेमंत भैया, अभी टेस्ट में हो चुकी है इन लोगों की। हाँ, उसके टेस्ट भी कराए जा चुके हैं, ठीक से पढ़वा दिया गया है। और जनसंचार माध्यमों में हिंदी, इसका भी कराया गया है, पर आप लोग बता दें आप लोगों ने कैसे कवर किया था। इन समाचार पत्र, हिंदी विज्ञापन, और हिंदी रेडियो एवं टेलीविजन में हिंदी। ये सब भी भैया हम लोग भैया द्वारा प्रोवाइड किया गया वो पीडीएफ होते हैं टेस्ट से, बस इन्हीं सब चीज़ों से पढ़ा था। ज़्यादा इस पे वो किसी किताब का सहारा नहीं लिया था, क्योंकि पीडीएफ जो भैया अवेलेबल कराते, जो टेस्ट कराते थे, उन्हीं चीज़ों से सब चीज़ें कवर हो जाती थी, हो गई थी ठीक है, हमारी। और टेस्ट सबसे अच्छा होता था, जो टेस्ट देने के बाद हमें सब पता चल जाता कि हाँ ये महत्वपूर्ण था। हम बार बार टेस्ट को भी रिवाइज कर लेते थे, क्योंकि भैया तथ्यात्मक हाँ तरीके से। ठीक है। आप लोग जिंदा है ना, क्योंकि किसी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कहीं सो तो नहीं गए हैं? थोड़ा सा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हाँ जिंदा है, जिंदा है। चलिए, मैं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं सो गए हो, रात रात 9:30 बज गए हैं, नींद आ गई हो मस्त वाली, बिस्तर पे लेट करके फोन चालू कर दिया, जैसे कि कोविड के समय क्लासेज होती थी। फोन चालू किया, मस्त खाना खाया गर्मा गर्म, नींद कब आ गई, फोन चालू है। सब जिंदा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए बात यह है, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, इसका भी बता दिए। भारतीय काव्य शास्त्र, ये भी आपका मैं संक्षेप में बता के खत्म करता हूँ सिलेबस। बाकी आगे की जो चर्चाएं होंगी, यदि कहीं आपको समस्या होगी उस पर बात कर लिया जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण लगा हुआ है। इस पे दृष्टि में ठीक ठाक मटेरियल दिया हुआ है। कुछ सोर्स और होंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे। और इसके अलावा हिंदी व्याकरण, संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास, इसको आपने ऐसे ही कहाँ से किया था, हिंदी व्याकरण भैया वाला? इसके लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने यूट्यूब से देखा था। ठीक निधि है, मैम के लेक्चर आते हैं, बस मैंने वही और भैया की टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट ठीक है थे, मैंने चंचल। उनको प्रिंट आउट करवा लिया था। ठीक है चंचल, आपने कहाँ से किया था? मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया था और टेस्ट दिया था। आवाज स्लो आ रही है आपकी। मैं भी कह रही थी, तो मैंने भी यूट्यूब का ही सहारा लिया था, और भैया के टेस्ट से ही पढ़ा था, टेस्ट दिया था। उसमें जो जो चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं कि हाँ ये कंफ्यूज करते हैं, संधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें, समास उसके बाद आता है, फिर धीरे धीरे बाकी ये सब बहुत कम वेटेज है। तो ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाओ, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ही उठते हैं। तो अंत में आके फिर अभी धीरे धीरे अगर थोड़ा कभी देख लिया तो देख लिया, नहीं तो अंत में भैया अच्छे से कवर करा देते हैं, और यूट्यूब वगैरह का सहारा ले सकते हो, ठीक ज्यादा है, डीप नहीं मुझे घुसना है। ठीक है, सिलेबस पे भी लगभग संक्षेप में हमने बात कर लिया है, सोर्स पे क्या सामग्री होनी चाहिए उस पे भी बात कर लिया है। और आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा जा रहा, तब तक आपके साथ हैं। और एग्जाम क्या, एग्जाम के बाद भी साथ हैं। चंचल हैं, गवाह, यसी यसी हैं, आज भी हम लोग इन लोगों के साथ जुड़े हैं, इनको छोड़ के भाग थोड़ी ना गए हैं। अभी एक
मुझे लगता है 2 सप्ताह हुआ होगा, एक सबसे मुलाकात किया गया, जेएनयू के अंदर क्या समस्याएं आ रही हैं या बाकी चीजों पे क्या दिक्कत आ रही है, इस पे भी विस्तार से चर्चा हुई है। क्लासेस को कैसे टैकल करना है, सेमिनार पेपर कैसे करना है या अन्य कोई बातें, तब भी हमारी बातचीत होती है। और उसके बाद नेट जेआरएफ है या बाकी भी आगे भी हम आपके साथ हेमंत भैया जुड़े हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। आप ये चर्चा इसलिए कराई जाती हैं कि आपसे बातचीत हो सके, कहीं आपको समस्या तो नहीं आ रही है, हमसे आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इसलिए चर्चा कराई जाती है, वक्ताओं से आपकी बातचीत हो जाती है, उन्होंने कैसे क्या चीजें किया, ये सारी बातें इन संदर्भों को लेके की जाती हैं। और आज बहुत अच्छी चर्चा। और जैसे कि कुंदन ने पूछा था कि जेएनयू कैसा लगा, एक दो वीडियो है अभी जो पिछली चर्चा हुई थी, हमारी मुलाकात हुई थी, उसके एक दो वीडियो है ना। आप आज की वक्ता है उद्देश्य उदेश गुर्जर, उन्होंने उस समय जो बोला था उसका वीडियो है, मैं आप लोगों को प्ले कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। देखना चाहेंगे आप लोग? वैसे तो आप लोग बोल नहीं सकते, सबका ऑडियो बंद है, लेकिन रिएक्शन के माध्यम से बता दीजिए, देखना है ना? चलिए देखना है, रिएक्शन आ रहे हैं, दिखाते हैं उदेश जी का वीडियो, एक दो वीडियो दिखाते हैं कैसा है कैंपस जेएनयू का। अभी एक ये जो वीडियो है, ये इस पे हमने क्या किया था, एक मीटिंग किया था, यानी कि मुलाकात, यानी कि आपस में बातचीत किया था, कैसे जेन्यू लग रहा है, जो जो लोग चयनित हो जाते हैं उनके साथ एक मीटअप रखा गया था। तो मैं आप लोगों को उद्देश्य का वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए आप। पढ़ लेंगे लोग, पढ़ने के लिए किताब हो आप पढ़ सकते हो, फोन में यूट्यूब पे लेक्चर देखा आप पढ़ सकते हो, लेकिन मोटिवेशन और एक स्मार्ट स्टडी जो मतलब करते हैं ना, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, वो हमें सोचना नहीं पड़ता, भैया बना देते हैं। उनको जो ले भेज रहे हैं ना, चाहे वो एक वर्ड भेज रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, वो बुक्स हो जो वो बता रहे हैं, या फिर वो मतलब कि बता रहे हैं कि आज तुम्हें इतना टारगेट पूरा करना है, ये वो टेस्ट के अनुसार आप अपने आप भी है, तो वो सबसे बेस्ट है। सोचना तो पड़ेगा ही नहीं, आपको उनके अनुसार चलना है। और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सोचना पड़ा ही नहीं, भैया जो बता रहे ठीक है उसके अनुसार चलते रहो, पहुँच जाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मैं तो चाह रहा हूँ, देखो अच्छाई है तो सभी बताते हैं, जो बुराइयाँ बता देना वो काम का है। बुराइयाँ तो हम बुराइयाँ नहीं, कुछ सुझाव, बुराइयाँ उस सेंस में कह रहा हूँ, मतलब सुझाव। अभी आपने उद्देश्य का वीडियो देखा कि उन्होंने किस तरीके से चीजें मतलब बताया, उस समय चर्चा हुई थी, और एक कविता सुनाया था हमारे एक अन्य विद्यार्थी ने, उसको भी मैं सोच रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा सुना देते हैं कुछ। ये वाली सुनिए आप। खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर, खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को, भैया कह रहे हैं, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो हर, खुशी है तुम्हारे लिए, क्यों उदासी की तस्वीर बनकर खड़े, गम उठाने को दुनिया में हम भैया तो खड़े, तस्वीर है, गम उठाने को दुनिया में हम तो खड़े, मुस्कुराने के दिन है नया है भरो, मुस्कुराने के दिन है नया है भरो, भैया के होते न खुद को परेशान करो, खुश रहो हर, खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर, खुशी। देखिए ये जो एक वीडियो था, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जेएनयू का जीवन कैसा है, किस तरीके से यहाँ चीजें होती हैं, ऐसा रमणीय वातावरण।
ये मैंने कुछ आपको जो पिछले मीटअप हुआ था, यानी कि जो चयनित विद्यार्थी हैं, उनका मैंने कुछ वीडियो आपको शेयर किया कि कैसा परिवेश है जेएनयू का, किस तरीके से बात होती है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हाई फाई या कहें बहुत ज्यादा, बहुत प्राकृतिक वातावरण है। तो जैसे चंचल और अन्य सभी वक्ता, यानी कि सौरभ, उदेश, आज की जो मीटिंग रही बहुत ही सार्थक रही। और आज हमने शुरुआत किया है, और जैसे सुजीत हैं, आरती हैं, अरण्य सिंह, शिवांगी, ये सभी अपने रिएक्शंस के माध्यम से बता रहे हैं कि आपने कितना बेहतर तरीके से सभी के प्रश्नों का जवाब दिया है, अपनी यात्रा शेयर किया है। और यदि आप कुछ और कहना चाहेंगी तो आप आमंत्रित हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ा है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर समय हो चुका है। जी, ऐसी कुछ कहना चाहते हैं आप लास्ट में? नहीं भैया, बस यही बोलेंगे, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, लगातार पढ़ते रहिए, और जो भैया कह रहे हैं आप उसको फॉलो करते रहिए, तो वो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, इतना कुछ डरने जैसा नहीं है। ठीक है सिलेबस को अच्छे चंचल, से आप पढ़िए, कोशिश ये करिए कि ज्यादा इधर उधर ना जाए, सिलेबस को पहले कवर करिए अच्छे से। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कवर है तो आप, जैसे बोला पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसका थोड़ा थोड़ा ऊपर का देख सकते हैं, बाकी ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बस जो आपका सिलेबस में है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है बस यही। चंचल, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी भैया बस यही कहूंगी कि टेंशन या फिर चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप भैया को फॉलो करिए और आराम से पढ़ते आइए, और आइए जेएनयू, हमारे जूनियर बन के हम आपका स्वागत करेंगे। और डिमोटिवेट नहीं होना है, यदि डिमोटिवेट हो आप चीजें देख लीजिए, सामने एक आदर्श रहेगा तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, और अच्छे से पढ़िए, निरंतरता बनाए रखिए, बस यही कहना चाहूंगी। ठीक है चंचल, और अभी मैंने कुछ वीडियो शेयर किया था, आवाज वगैरह आ रही थी, प्ले हो रहा था स्क्रीन पे। चंचल, अभी भैया, हाँ मैंने देखा, वो हमारे मीटअप की वीडियोस थी। हाँ, जो अभी आप लोगों के साथ है 1-2 हफ्ते पहले मुलाकात किया गया था, उसका वीडियो जी था। हम भैया। चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम आप में से आप लोगों के साथ बैठे हों, तो आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि आपके जेएनयू तक पहुंच जाएं। और ये मीटअप आपके साथ मैं जेएनयू में कर रहा हूँ, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे आप वक्ता के रूप में हो। अब देखते हैं कि कौन आता है। और जैसे आज आप लोग हैं, वैसे पिछले साल चंचल, यसी, ये सभी विद्यार्थी थे, सौरभ, उद्देश्य। तो मुझे हमें ये पता है कि आप में से कोई ना कोई तो आएगा, कौन आएगा ये नहीं पता है। कुछ दिनों बाद वो भी हम बता देते हैं। तो आप लोग बहुत नजदीक हैं, और मुझे लगता है कि आपको अपना फीडबैक या कुछ कहना चाहें, आप चैट बॉक्स के माध्यम से कह सकते हैं। चैट में अपना, आपके पास ऑप्शन होता है, चैट में अपनी चीजें लिख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और ठीक है, अब मुझे लगता है कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए। आज ये जो चर्चा रही, शुरुआती चर्चा थी, पहली चर्चा थी, यानी कि 2026 के एग्जाम के लिए, यानी कि आपने 15 अगस्त से पढ़ना स्टार्ट किया है, जो इसके लिए तैयारी शुरू किया है, और लगभग हम 1 महीने बाद ये चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समयों में भी समय समय पे आपके साथ मैं जुड़ता रहूंगा। आपके साथ आज ये चंचल हैं, यसी हैं, और उद्देश्य हैं, सौरभ हैं, अगले अन्य जो अगले कार्यक्रम में दूसरे वक्ता होंगे, ऐसे ही 4-4 करके आपके साथ वक्ता जुड़ेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, जहाँ समस्याएं आए वहाँ हम आपके साथ हैं। दीप सिंह दोडिया जी हैं, जो आपके साथ आपको सूचना देते हैं, टेस्ट भेजते हैं, और हेमंत भैया भी हैं। तो आज सबसे पहले मैं आज के वक्ताओं का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कहूं, आज के जो भी प्रश्न आए बहुत आसानी से या बहुत संयम के साथ आपने उत्तर दिया, अपनी यात्रा को साझा किया।
चाहे चंचल रही हूँ, चाहे यसी रही हूँ, चाहे सौरभ रहे हों या उद्देश्य रहे हों। सौरभ और उद्देश्य को थोड़ा सा टेक्निकल नेटवर्क की समस्या आई, वो तो टेक्निकल चीज है, इसमें किसी की बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, मतलब कि इसमें इसका कोई भरोसा नहीं है, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन फिर भी चंचल और यसी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया और मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चाहूंगा कि आप लोग भी एक बार जोरदार तालियों से सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करें कि अपना मूल्यवान समय निकाल के आप लोगों को समय दिया। तो सभी का धन्यवाद करें। दीपांशु, अमृत मौर्य, अंगीरा मिश्रा, आरती, निकेता मिश्रा, मुस्कान, अभिषेक, शिवांगी, सभी आपका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। तो और मैं चाहूंगा कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके कारण है। यदि आप ना होते ना ये होता, उतना नहीं होता। तो आप अपना भी धन्यवाद व्यक्त कीजिए और आपका भी मैं तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ, या कहें कि शब्द कम है मेरे पास, आपका भी मैं बहुत तहे दिलों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको घबराना नहीं है, डटे रहना है मेहनत रूपी तलवार लेकर। और बस इतना कहूंगा, परीक्षा का सवाल आए, परीक्षा का सवाल आए तो डरना मत। जैसे बैलगाड़ी में सवार हो, आराम से निकल जाना। यानी अपने आप को सोच लेना है कि आप बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, मंजिल तक पहुंचा देगी। आपको सिर्फ मेहनत करते रहना है, यानी कि बैलगाड़ी है आपकी मेहनत, घबराना नहीं है। बैलगाड़ी में बैठने के बाद होता है कि कोई टेंशन नहीं है, पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है और आप जेएनयू तक पहुंच जाएंगे। पूरा भरोसा है हम पे और हमें आप पे भरोसा है। तो ठीक है, किसी को और कुछ कहना हो तो कह सकता है, नहीं उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त की करते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसी और चंचल कुछ कहना है? नहीं भैया, बस ठीक है, चलो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ, आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। और जो भी आपके अन्य मित्र सहयोगी हैं कि जो लोग अभी तक न जुड़ पाए हो हमारे साथ, उनको आप बता सकते हैं। और दीप सिंह दोडिया जी का नंबर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी या सीरीज ज्वाइन करना हो या इन कार्यक्रमों से जुड़ना हो, आगे की सूचना कैसे है, तो उनसे आप बता सकते हैं कि इनसे संपर्क करके बात कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। जो भी होगा सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।